नमस्ते दोस्तों, अब तक हमारे पास इलास्टिसिटी के 5-6 टॉपिक 6 पार्ट आ चुके हैं। ये आज का पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है और इस पार्ट को बताने के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यदि बीएससी का आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बीएससी के स्टूडेंट्स को इससे मैक्सिमम हेल्प मिल सके। और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उनको जो अपकमिंग एग्जाम से हमें वो बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है, तो हमारे पास एक आज लास्ट का पार्ट है। इस पार्ट में केवल दो चीजें देखनी है, एक तो स्थितिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मापन और एक गतिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मापन। और गतिक विधि में एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है मैक्सवेल न्यूटन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास कि हम किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट, स्थितिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मापन। तो सबसे पहले स्थितिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक के मापन के लिए जो अपैरेटस है, जो प्रैक्टिकल सेट है, उसको देख लेते हैं। ये दोनों स्टैंड है ऊपर और नीचे, जिनमें पूरा अपैरेटस सेट रहता है। इसके बाद में ऊपर एक स्क्रू टाइप का है एन, जिसके अंदर हम तार को फंसा देते हैं और इस तार को नीचे ये एम बेलन होता है, एम बिल्कुल इस टाइप का बेलन होता है। इसके अंदर ये तार रहा, ये बाहर से बेलन रहा, इसमें से एक धागा इधर से निकला रहता है और एक धागा इधर से निकला रहता है और उसको अर्धवृत्ताकार लपेट दिया जाता है। हाफ सर्किल कर दिया जाता है। देखो यहां तक हाफ सर्किल, ये दूसरा जो धागा था वो यहां से यहां तक हाफ सर्किल। ओके, जब इन दोनों धागों को घुमाएंगे, खींचेंगे तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा। ये धागा इस कंडीशन में, ये धागा इस कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास जब इन दोनों को खींचेंगे। ये काम, ये जो खींचने का काम है, जो बल लगाने का काम है, ये कौन करता है? ये करता है mg वेट। जो mg वेट है वो इस काम को करेगा। जब इन दोनों पलड़ों पर, ये दोनों पलड़े हैं Q1 और Q2, इन दोनों पर जब mg वेट रखेंगे तो mg वेट रखते ही ये घूमेगा और घूम करके सीधी स्थिति में आएगा। सीधी स्थिति में आएगा तो इसके अंदर जो तार फंसा हुआ है, ये तार भी इसके घूमने के साथ साथ घूमेगा। ओके, अब घूमने के साथ साथ जो घूमेगा तो यहां दो वृत्ताकार पैमाने हमने इसके लिए पहले ही लगा दी कि कितना घूमता है उस कोण को नापने के लिए। पहला वृत्ताकार पैमाना S1 है और दूसरा वृत्ताकार पैमाना S2 है। ओके, और इन वृत्ताकार पैमानों पर सुई लगा रखी है हमने P1 और P2, जो इन पर इस तार के घूमने के कारण जो कोण बना है, उस तार का मूल अक्ष कोण बना है, उसको नापने में काम आता है। अब इसकी जो क्रियाविधि है, जो सिद्धांत है वो हम देख लेते हैं। जब इस तार को घुमाएंगे तो इनमें विक्षेप आएगा और विक्षेप जो इस कोण में, जो इन कोणों में जो विक्षेप आएगा, इन वृत्ताकार पैमानों में जो कोणीय विक्षेप आएगा, उसी से हम अपरूपण गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। और इसको घुमाने के लिए आवश्यक बलागुण कौन प्रदान करेगा? एम प्रदान करेगा। ये जो बेलन है, ये बेलन प्रदान करेगा। ये बेलन प्रदान कब करेगा? जब इसके द्वारा जो धागा से जुड़ा हुआ जो घिरनियां हैं, ये दोनों घिरनियां, इन दोनों घिरनियों पर से इसको धागे को बाहर निकाल करके और पलड़े लगाए गए हैं और इन पलड़ों पर समान भार mg रखा गया है। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं कि क्रियाविधि किस प्रकार से करता है। इस तार में जो बलागुण उत्पन्न होगा वो बेलन m के कारण होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा जो तार का बलागुण लगा वो ही बलागुण किस पे लगना चाहिए? बेलन पे लगना चाहिए। तो बेलन M पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? टॉ इक्वल टू बल और उन दोनों गोलों के बीच की लंबवत दूरी। अब दोनों गोलों के बीच की लंबवत दूरी ये और ये, यानी अब इसका रेडियस या फिर r है, इस m का रेडियस क्या है, इस बेलन का रेडियस क्या है? r। तो हमारे पास जो लंबवत दूरी हो गई वो कितनी हो गई? 2r हो गई। तो 2r हो गई और जो बल कितना था? बल कितना था हमारे पास? ये mg वेट हमने लगाया, वेट ही बल होता है। तो mg डॉट 2r, वेयर r is radius of cylinder।
ओके, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। अब हम आगे के साथ साथ काम करते हैं। अब तार में यही बलागुण, इसके साथ साथ तार भी घूमेगा, तो तार भी घूमेगा तो उसमें बलागुण उत्पन्न होगा। उसमें बलागुण कितना होता है, पाई ईटा आर की पावर 4। ये हम पहले जान चुके हैं, पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2l। ओके, अब ये 2l है। हमारे पास दो स्थितियां हैं। फर्स्ट, ये लंबाई तो है L1 और यहां से यहां तक जो दूसरी लंबाई है यहां तक की, ये लंबाई है L। ओके, अब इस L1 लंबाई में जो कोण है वो तो है θ1। इसमें विक्षेप कितना आया, θ1। इसमें विक्षेप कितना आया, θ। इसको हम यहां ले लेते हैं। फॉर लेंथ L1 तो इक्वल टू, यहां नहीं मैं यहां लिखता हूं, फॉर द डिस्टेंस ऑफ स्केल, पैमाने की जो दूरी है, L1 व L2, इन दोनों के लिए जो कोणीय विक्षेप है वो कोणीय विक्षेप हमारे पास आता है θ1 एंड θ2। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया, θ1 एंड θ2। फॉर लेंथ L1 के लिए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास टो कितना मिलेगा, तो मिलेगा पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2l1। ठीक है, और L2 के लिए बात कर लेते हैं। तो L2 के लिए बात करते हैं तो हमारे पास वही टो बराबर क्या मिलेगा, टो बराबर मिलेगा पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2l2। यहां θ1 था क्योंकि L1 के लिए इस लंबाई के लिए जो डेटमेंट या आया था कोण एंगल वो θ1 था, और इस लंबाई के लिए जो कोण आया था वो कितना था, θ2। अब ये जो कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर तो इस बेलन की त्रिज्या थी। नाउ मैं लिखूं इसको, वेयर स्मॉल r इज रेडियस ऑफ वायर। जिस तार का हमें अपरूपण गुणांक निकालना है उसकी त्रिज्या क्या है, r, और वो यहां से यहां तक कंटिन्यूस रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं, ये दोनों जो बलागुण है वो किसके बराबर होंगे, वो इसके बराबर होंगे, इस बेलन का जो बलागुण है उसके बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो तार में पूरे में अब डिफरेंस दोनों में जो एंगल है वो अलग अलग आ रहा है, परंतु इस तार में जो बलागुण उत्पन्न हुआ वो कितने बलागुण के बराबर है, किस बलागुण के बराबर है, इस बलागुण के कारण है, और इतना ही बराबर है। यानी मैं इसको लिख दूं 2mg डॉट r। ठीक है, अब पहले इससे ले लेते हैं, ईटा इक्वल टू 2mg डॉट r अपॉन पाई डॉट 2l1 अपॉन पाई r की पावर 4 θ1। और ऐसे कैसे इन दोनों से ले लेते हैं, इन दोनों से मिलेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2mg डॉट r डॉट 2l2 अपॉन पाई r की पावर 4 थीटा। यानी दोनों तरफ से हमारे पास आया 2 to 4। ओके, mg r l1 अपॉन पाई r की पावर 4 थीटा 1 इक्वल टू
4mg डॉट RL2 अपॉन पाई r की पावर 4 थीटा। ये हमारे पास आ चुका है। आगे देख लेते हैं किस हिसाब से करना क्या है। अब अपने को इन दोनों का L1 के लिए कितना था और L2 के लिए कितना था इसका अंतर निकाल लेना है। क्या करना है, L2 माइनस L1 का अंतर निकालना है, यानी ये जो है इसमें से ये घटा देना है तो हमारे पास एक्चुअल ईटा का मान आ जाएगा। एक्चुअल ईटा का मान तो क्या आएगा 4mg RL2 अब 4mg R अपॉन पाई r की पावर 4। इसमें तो कोई चेंज हमारे पास है नहीं, हमारे पास चेंज क्या है L2 माइनस L1 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो थीटा 2 और थीटा 1 है ये हमारे पास रेडियन में हमने लिया, काई में रेडियन में थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इन रेडियन। डिग्री में नहीं है, याद रखना ये डिग्री में नहीं है, काई में है, ये रेडियन में। हमें ये याद रखना है कि ये जो कोण हमने लिए हैं वो पाई के रूप में, रेडियन के रूप में। ओके, ये आपकी पूरी प्रोसेस है और इससे इस फॉर्मूले से हम आराम से किसी भी तार का कर्पण गुणांक का मापन कर सकते हैं। ये तो हो गई स्टैटिक विधि, ठीक है। अब दूसरी जो है गतिक विधि, तो उसमें जो है अपन वही सरल आवर्ती गति वाला जो था उसी सिस्टम को काम लेने वाले हैं। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गतिक विधि द्वारा अवरोहण गुणांक। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेरी इजी। एक दृढ़ आधार से तो हमने तार को बांध दिया। नेक्स्ट क्या किया, इसके नीचे एक गोला या एक डिस्क बीच से छेद करके उसमें तार को बांध दिया और डिस्क को छोड़ दिया, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं काम कैसे होता है। काम होता है ऐसे, हमने देखा था कि इसको जब थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसमें एक अपरूपण बलाघूर्ण पैदा होगा। चक्ति को घुमा के छोड़ने पर, देखिए मैं ज्यादा डिटेल यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सब बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड में केवल समझा रहा हूं, यहाँ समझाने का काम है। क्योंकि यदि मैं डिटेल लिखूंगा तो आप लोगों के लिए भी टाइम वेस्ट होगा, तो मैक्सिमम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो डिटेल्स है वो मैक्सिमम मैं बोल करके आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपका काम चल रहा है। ये तार है तो चक्ति को थोड़ा सा घुमा करके और छोड़ देने पर उसमें अपरूपण बलाघूर्ण पैदा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बलाघूर्ण था टो, ये बलाघूर्ण किसके बराबर होता है, ये बलाघूर्ण होता है, हमने इसके लिए पहले पढ़ चुके, ईटा पाई r की पावर 4 अपॉन 2 है। यही होता है, कंफर्म यही था, नहीं था कि था, अरे भाई यही था नहीं था, यही था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, मैं आपको बता दूं ये कहां पे था हमारे पास, जब हमें पदार्थ का अपरूपण गुणांक का मापन किया था, ठीक है, वहां पे था, हमने निकाला था। याद होना चाहिए किसी तार को घुमाने के बाद में उसमें जब बलाघूर्ण पैदा होगा वो किस हिसाब से कार्य करेगा और कोण के साथ में एक सरल आवर्ती गति उत्पन्न करेगा, ठीक है। कोण के साथ में क्या करेगा, सरल आवर्ती गति उत्पन्न करेगा। वो देखिए कैसे, बेलन के ऐठन में था, ठीक, कहीं में था, बेलन के ऐठन में। मैं यहां लिख रहा हूं, ये कहां मिलेगा आपको, बेलन के ऐठन में मिलेगा, ठीक। अब यही आघूर्ण इसको घुमाने के कारण उसके जड़त्वीय आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
के बराबर। ये भी हमने वहां पे देखा था, ये भी हमने कहां पे देखा था, वहीं पे देखा था। ठीक है, ये टो अब ये कितना घुमाया, ये टो तो एकांक कोण के लिए, इकाई कोण के लिए। बट ये देखिए इसमें इकाई कोण हमने तो ये तो कंफर्म है नहीं कि इकाई कोण घुमाया कितना कोण घुमाया, तो इकाई कोण की जगह इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। और मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी मैंने कहा था ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2l। ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाती है मरोड़ी दृढ़ता। ठीक है, इक्वल टू ईटा पाई आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2l। ये चीज बिल्कुल अलग है, ये चीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, यानी इसके जो कोणीय त्वरण है वो कोणीय त्वरण किस प्रकार संबंधित होगा, ईटा पाई आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2il। ये भी हमारे पास वहीं प्राप्त हो चुका था, हमने ये भी कहां पढ़ लिया था, बेलन के एक में पढ़ लिया था। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हम लोग इसको 3-4 बार पढ़ चुके हैं, और 3-4 बार पढ़ चुके तो बाय रिपीटेशन हमें तो याद हो जाना चाहिए। अब ये एक तरह सरल आवर्ती गति का समीकरण है, ये मैंने पहले बता दिया। सरल आवर्ती गति का समीकरण है, तो ये क्या है, ओमेगा का स्क्वायर। क्या है, क्या है ये, ओमेगा का स्क्वायर। ये वेरिएबल है थीटा, ये वेरिएबल थीटा, ये जो क्या बचा, ये बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। अब जो ओमेगा स्क्वायर बचा, ये सरल आवर्ती गति के समीकरण है, ये सरल आवर्ती गति के समीकरण है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो इसका जो आवर्त काल होगा, इस समीकरण से हमें आवर्त काल जो मिलेगा, तो आवर्त काल क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं, क्या होगा आवर्त काल, आवर्त काल होता है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, क्या 2 पाई बाय ओमेगा। इसको इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, रखेंगे तो 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको वर्गमूल लिखा जाएगा ईटा, और क्या आया, और क्या आया, और आया हमारे पास पाई आर की पावर 4 अपॉन 2i और l। क्या है, 2 पाई अपॉन अंडर ऑफ ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2il। मैं साफ कर दूं, ठीक। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, t इक्वल टू हमने क्या लिखा, t इक्वल टू हमने लिखा 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2il। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। क्या करते हैं भाई, स्क्वायर मतलब वर्ग। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किया तो हमारे पास मिला क्या, हमें यहां पे लिख रहा हूं बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायर क्या हमारे पास क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2i और l। हमें क्या करना है, रोपण गुणांक बाहर निकाल लेते हैं। ईटा इक्वल अभी सब कुछ उधर चल जाएगा, 4 पाई ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो गया 8, पाई स्क्वायर से पाई कट गया, पाई बच गया। ठीक है, आई एल छोटा था मैंने बड़ा लिख दिया अपॉन आर की पावर 4। ये हमारे पास मेन चीज आ गई। ठीक है, अब आर की पावर 4 किधर से आएगी, इधर अपन ने ईटा इधर ले लिया था, इसको क्या रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे इधर की तरफ, ये टी स्क्वायर। यानी अब हम
आवर्त काल ज्ञात है हमें, ठीक है, लंबाई हम ज्ञात है, जड़ इसका जो जड़ का आगमन है वो हम निकालेंगे, ये जड़ का आगमन हम निकाल लेंगे। चक्की का जड़ का आगमन कितना होता है, चक्की की जगह इसके लिए बेलन ले सकते हैं हम लोग, इसके लिए डिस्क ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका जड़ का आगमन हम अलग से हमें ज्ञात होना चाहिए, हम निकाल सकते हैं, तो उसको ये आई मैंने इसलिए लिखा है कि इट इज नॉट प्रॉपर बट इट इज एन आइडेंटिकल क्वांटिटी। मैं इसे केवल ये मानक स्थिति है कि मैं आई लिख रहा हूं, ये नॉट कंफर्मेबल है, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं अभी तक कि हमने इसके साथ दोलन के लिए एक बेलन लिया है, या दोलन के लिए एक गेंद ली है, या दोलन के लिए एक चक्की ली है। अब स्पेशल कंडीशन है कि यदि अगर हम इसमें दोलन के लिए एक बेलन का उपयोग करते हैं तो वो आ जाती है मैक्सवेल निडल, और मैक्सवेल निडल के हिसाब से काम करती है वो भी देख लेते हैं। मैक्सवेल निडल एक गतिक विधि से अपरूपण गुणांक ज्ञात करने का एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है। तो वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से काम करता है ये हम देखते हैं। देखिए ये है मैक्सवेल आधार है, इस पे हमने तार को बांध दिया, और बांधने के बाद में उस तार को इस निडल के बीच में बांध दिया, ठीक है। अब इस निडल में हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के बेलन होते हैं, 2 बेलन तो होते हैं खोखले, ठीक है। 2 बेलन कैसे होते हैं, खोखले, और 2 बेलन कैसे होते हैं, ठोस। ये इस मैक्सवेल निडल के अंदर आ सकते हैं। मैक्सवेल निडल जो है ये उपकरण, ये एक तरह से खोखला होता है, उसके अंदर हम इन चारों बेलनों को सेट कर सकते हैं। अब 2 कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन में तो दोनों ठोस बेलन रखेंगे हम बाहर की तरफ, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में दोनों ठोस बेलन रखेंगे हम अंदर। बस इतना सा करना है ताकि सब कुछ चलते जाना है। देखते हैं कैसे। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, दोनों ठोस बेलन कहां रखे हमने, कहां रखे, फर्स्ट कंडीशन में बात, ठीक है, दोनों ठोस बेलन बाहर रखने। अच्छा मैं एक बात बता दूं, इस पूरी निडल की लंबाई, पूरी सुई की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, L/4, L/4, L/4 एंड L/4। ये जो चारों बेलन हैं इनका जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे तो ये लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई L/8। यहां से यहां तक की लंबाई इधर नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने इधर लिख दी। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, जो यहां से यहां तक की, वो यहां से यहां तक की है, ये लंबाई है 3L/8। ओके, अब दोनों ठोस बेलन पहले तो हमने कहां रख दिए, बाहर रख दिए, ये हमने बाहर की तरफ ठोस बेलनों को रख दिया। ओके, अब ठोस बेलनों को रखते हैं तो सबसे पहले अब इस सुई को हम थोड़ा सा घुमाएंगे और घुमा करके छोड़ देंगे, तभी तो जड़त्व आघूर्ण आएगा, बलाघूर्ण, सॉरी जड़त्व आघूर्ण नहीं, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण कब आएगा, जब इसको हम थोड़ा सा घुमा करके छोड़ देंगे। अब बलाघूर्ण आएगा तो बलाघूर्ण हमारे पास 3 चीजों का है। एक तो मैक्सवेल निडल सुई जो खुद है उसका बलाघूर्ण, दूसरा इस मैक्सवेल निडल सुई के केंद्र के सापेक्ष जो खोखले बेलन है उनका बलाघूर्ण, और इसी केंद्र के सापेक्ष जो ठोस बेलन है उनका बलाघूर्ण। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ठोस बेलन जो है और जो खोखला बेलन है इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं।
इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ठोस बेलन संबंध जो भी हम चीज लेंगे उसे हम काई से डिनोट करेंगे ऐसे। जैसे ठोस बेलन का बलागुण I/S, ठोस बेलनों का द्रव्यमान M/S, खोखले बेलनों का कैसे डिनोट करेंगे ऐसे। तो वही बलागुण I/H, द्रव्यमान M/H। तो जो निडल है का निडल का संपूर्ण बलागुण जो होगा उसको हम देखो, मैंने कहा था दो कंडीशन, ठोस को एक बार ठोस को बाहर रखते हैं, एक बार खोखले को बाहर रखते हैं। जब ठोस को बाहर रखते हैं तो उसको मान लेते हैं हम लोग I1। अब देखो I1 के लिए पूरी जो निडल है, पूरी निडल है उसका तो बलागुण हमेशा नियत रहेगा, चाहे वो ठोस में बाहर रहो चाहे खोखले बेलन में बाहर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं कहीं कहीं की, सबसे पहले खोखले की और ठोस की। तो सबसे पहले बात करते हैं खोखले की। अब देखो I/S, I/S क्या है? इसका जड़त्वीय गुण है। और क्या आएगा I/S के बाद में? सॉलिड है ना, I/S के साथ M/S सॉलिड। और इसका जो केंद्र है वो कितनी दूरी पे है? 3L/8। ठीक है। अब ये बेलन एक ही थोड़ी है, ये बेलन एक ही थोड़ी, ये बेलन दो है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से प्लस। वापस आ जाए हम, अब खोखले बेलन के लिए निकाल लेते हैं, वही लिखेंगे हम, दो बेलन है, 2 लिख दिया। I/H खोखले बेलन का जड़त्व प्लस उसका द्रव्यमान के कारण जड़त्व गुण ये हमें कहां से मिलेंगे? ये टर्म्स मैंने कहां से लिखी है? ये टर्म्स हमारे पास आती है समांतर अक्षों की प्रमेय से। तो इसके लिए जो मेरे वीडियोस हैं वो रेगुलर आप देखते रहे कि ये टर्म्स कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है, लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है, उनसे आपको ये मान मिलेगा कि ये कैसे आया। हमने I1 निकाल लिया। ओके, आगे बात करते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास आवर्तकाल, जो हमने पिछली बार देखा, आवर्तकाल क्या था? इस कंडीशन में आवर्तकाल था हमारे पास T1। लास्ट टॉपिक में देखा था हमने, क्या था? T1 था। अब T1 क्या था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1/C। C जो है हमारा दृढ़ता, मोरोडी दृढ़ता है, उसके मान यहां से रख देंगे। ये I1 हमें यहां से निकाल के रखना। इसके लिए हमें क्या मिला? ये मिला हमें T1। ऐसे ही ऐसे हम T2 निकाल लेंगे। तो T2 निकालेंगे तो देखिए T2 में क्या थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये सॉलिड चल जाएंगे अंदर और जो खोखले हैं वो आ जाएंगे बाहर। तो ये जो लंबाइयां हैं, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, केवल जो लंबाइयां हैं वो हम चेंज कर लेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास ये निडल रही और निडल में ही हमने कर दिए 4 पार्ट, और 4 पार्ट में ठोस तो आ गए अब अंदर और खोखले ले गए
बाकी सब लेंथ वगैरह वैसी है। ये है L/4 और ये है 3L/4। बस इतना चेंज हुआ है। अब आ गया खोखला बाहर और ठोस अंदर। तो इसके लिए इसको साफ कर दूं मैं, साफ कर देता हूं। तो साफ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं आप लोगों के लिए। नहीं मैं अलग ही लिख देता हूं, अब और कंफ्यूजन नहीं हो। ये तो कहीं के लिए था जब ठोस बेलन बाहर। नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। I2 I0 plus 2IS plus MS into L/4 plus 2 IH plus MH 3L/8। ये हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन मिल गई। नेक्स्ट कंडीशन ये कौन सी है, जब खोखली जो बेलन है वो कहां की तरफ आ गई, तो आ गई बाहर की। अब इसके लिए वापस हमें, यदि इस स्थिति में आवर्त का T2 हो तो T2 इक्वल टू √I/C। अब ये I कौन सी आएगी, ये आएगी I2, जो यहां से हमें प्राप्त होने वाली है उसका मान करने के बाद में हम वापस I2 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, C को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जो है आवर्त काल आसानी से मिल जाएगा। C को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4πI1/T1 का। यहां से भी हम C बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आता है वही 4πI2/T2 का स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन में एक दूसरे को घटा करके और हम लोग निकाल सकते हैं। C बराबर 4π ऐसा का ऐसा, क्या बचा, I1 माइनस I2 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। इससे हमें कंप्लीट काम हमारा हो जाएगा। सॉरी, यहां में स्क्वायर लगा था, ये मैंने स्क्वायर लगाया। इससे हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा। यहां से हमें मरोड़ी दृढ़ता प्राप्त हो जाएगी। अब मरोड़ी दृढ़ता हमारे पास क्या होती है, पाई थीटा r की पावर 4/2 L और I, 2L और I होती है। अब ये I जो है वो I क्या है, बाहर से मिलने वाला, ठीक है। हमारे पास क्या है, 4π² I2 माइनस I1। ये I जो है I2 माइनस I1 वो यहां आनी चाहिए थी, उसको हमने यहां लिख दिया। ये I1 माइनस I1 यहां, या I1 माइनस I2 भी यहां आए, ठीक है। ये केवल मरोड़ी दृढ़ता का है और ये मरोड़ी दृढ़ता के हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई। एक तो इक्वेशन मरोड़ी दृढ़ता की ये है, एक इक्वेशन मरोड़ी दृढ़ता की ये है। ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। अब दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, यहां से हम ईटा हमें प्रॉपर हमें जो वैल्यू निकालनी है, काई की निकालनी है, वो निकालनी है इससे, ठीक है। ये दोनों मरोड़ी दृढ़ता के मान है, दोनों मरोड़ी दृढ़ता के मान है, तो हम इसमें से ईटा का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास है
पाई स्क्वायर से पाई गया और 8 I1 माइनस I2 अपॉन R की पावर 4 नीचे और T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ये हमारे पास मरोड़ी दृढ़ता का मान प्राप्त हो गया और इस मरोड़ी दृढ़ता से ज्ञात करके और हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो यू मे टेल मी। इसमें हमें एक चीज रख दी है हमने, ये I1 माइनस I2 था, इसके साथ एक टर्म और आती है, वहां हमने लिखी थी तो हम यहाँ लिख नहीं पाए, वहां से मिलर लेंगे इसको सॉल्व करके, थे एल स्क्वायर साथ में जब और आएगा, ये स्क्वायर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये कंप्लीट काम है आपका, इससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी के साथ ही ये चैप्टर जो इलास्टिसिटी वाला है बिल्कुल लास्ट हो चुका है। बीएससी के मोर वीडियोस के लिए, मोर अपडेट्स के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मैक्सिमम हेल्प आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाने में कर सकूं। इसी के साथ आज का नमस्कार, बाय।